हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य वर्मा है और मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है। इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना चाहिए। ऑप्शनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, क्योंकि ये अराउंड 500 मार्क्स का होता है और इसमें जो मार्क्स हैं वो आपकी रैंक को बहुत हाई और बहुत लो या इवन लिस्ट के बाहर भी आपको कर सकते हैं। तो ऑप्शनल एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसको हमें काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही आप सिविल सर्विसेज जर्नी के बारे में सोचें, सबसे पहले आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए। इसके कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपका बैकग्राउंड है आप उसी को एज एन ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि इसके रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि नहीं है, इसके फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है, कोई आपके डाउट सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शनल आपका है ये आपको काफ़ी इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। कई जगह या तो ग्रेजुएशन लेवल और कुछ पॉइंट पर तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप कोई सब्जेक्ट को इतनी डीप में पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको ज़्यादा समय तक पढ़ पाएंगे। तो मेरे ज्योग्राफी चूज़ करने के पीछे भी यही रीज़न था। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और मैं उसको भी एज एन ऑप्शन ले सकता था, पर फिर भी मैं ज्योग्राफी के साथ गया। इसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, ज्योग्राफी का जो ओवरलैप है वो GS1 और GS3 के सिलेबस के साथ काफ़ी ज़्यादा है और कुछ हद तक ये ऐसे राइटिंग के जो स्पेशल कंपोनेंट है उसमें भी मुझे हेल्प कर सकता है। और दूसरा, जब मैंने GS की तैयारी शुरू करी थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ज्योग्राफी की तरफ डेवलप होने लगा था। इसी रीज़न से मैंने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शनल बनाना ज़रूरी समझा। तो मैंने ज्योग्राफी से 3 मेंस लिखे हैं और मेरे मार्क्स में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आया है। मेरे जो पहला मेंस मैंने लिखा था उसमें मेरे 176 मार्क्स थे। जो दूसरा मेंस मैंने लिखा उसमें मैंने इम्प्रूव करके 242 मार्क्स लाए और इस बार जो मेरा ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट था इसमें मेरे 280 मार्क्स आए। तो मैंने बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव करने की कोशिश करी है और यही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने आप को फैमिलियराइज करना है सिलेबस से। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो हर उसमें करीब 20 टॉपिक्स दे रखे हैं और हर टॉपिक के आगे डिटेल में दे रखा है कि उससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इसी को अपना ब्लूप्रिंट बनाकर तैयारी करना है। इसके अलावा हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़रूरी हैं ज्योग्राफी के लिए, जहाँ से हम ये टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और कुछ कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स को हमें कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंट करते रहना है और जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ज्योग्राफी को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पेपर 1 की फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर 1 की ह्यूमन ज्योग्राफी, पेपर 2 की फिजिकल ज्योग्राफी और पेपर 2 की ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर लेता हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर 1 की फिजिकल ज्योग्राफी में 5 एलिमेंट हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इसके लिए मैंने सविंदर सिंह की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सेपरेट बुक्स, उनको रेफ़र किया था। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के लिए तो मैंने कंप्लीट बुक्स पढ़ी थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के थ्रू रेलेवेंट थी। और बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए मैंने सिलेक्टिव वैल्यू एडिशन किया था जो टॉपिक्स एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं। तो जब आप इन बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो पहले तो आप सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद आप PYQs जाके देखेंगे, क्योंकि ऑप्शनल के केस में PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि PYQs रिपीट होते हैं। इवन अगर मैं इस बार की भी बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, या तो उनका फॉर्म थोड़ा सा बदल दिया, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो मोर और लेस सेम रहता है। तो आपको पता होता है कि अच्छा ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने इन्हीं 2 चीज़ों का सहारा लिया था कि मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है और मुझे इसी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालाइज करना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से मैं अपने नोट्स तैयार कर सकता हूँ और उनको बाद में रिफाइन कर सकता हूँ। तो पेपर 1 का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो तो मैंने सविंदर सिंह की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे किया था। पेपर 2 का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसको मैंने खुल्लर से किया था, जो इंडियन की फिजिकल सेटिंग है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, और वो भी मैंने PYQs वगैरह देखे
जहाँ पर कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वहाँ से मैंने पिक किए। कुछ के मैंने आंसर्स पहले से फ्रेम कर रखे जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स पहले से फ्रेम करके रख लिए ताकि दोबारा मैं जब लिखूं तो उनमें इतना टाइम ना लगे। तो ये मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी थी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है डायग्राम्स। जब भी आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी एक्सप्रेस करते हो तो ज्योग्राफी में जब आप डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो हायर मिलते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार में एग्जामिनर को कन्वे कर देता है कि आपको टॉपिक आता है कि नहीं आता। तो अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी अपना स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो आई थिंक आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके साथ साथ जो उसमें डायग्राम्स हैं उसको पर्सनलाइज कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो बुक में डायग्राम होता है उसे हम एज इट इज कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक सिंप्लीफाई वे में पर्सनलाइज डायग्राम बना सकते हैं कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो मैं ये वाला डायग्राम वहां पर बना सकता हूं। तो अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को सम अप करूं तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स, डायग्राम्स, और अगर हम कंक्लूजन में थोड़ा सा करंट अफेयर्स कॉम्प्लीमेंट कर सकें तो ये इन तीनों के हेल्प से आई थिंक वी कैन स्कोर वेरी वेल इन फिजिकल ज्योग्राफी, बोथ इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अब आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं और जो डेटा सेट्स हैं, ये और इंक्लूड हो जाते हैं। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो डायग्राम से थोड़ा हटके मैप ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर मैप बहुत क्रूशल हो जाते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड बुक से तैयार कर सकते हैं। जैसे टॉपिक हो गए पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन का जो स्टैटिक पार्ट है, सेटलमेंट का जो स्टैटिक पार्ट है, इसके लिए या तो आप बुक्स रिफ़र कर सकते हैं या नोट्स रिफ़र कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रिफ़र करी थी और कुछ कोचिंग के नोट्स, जैसे हिमांशु सर के 500 प्लस के नोट्स थे, सचिन अरोरा सर के नोट्स थे, इनको मैंने रिफ़र किया था और सेल्फ पर्सनलाइज्ड नोट्स तैयार किए थे जो मेरे लिए सूटेबल थे। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव वाले पार्ट के लिए मैंने आर डी दीक्षित पढ़ी थी कवर टू कवर, एंड इट इज़ अ ब्रिलियंट बुक। उस बुक ने मतलब पर्सपेक्टिव में जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है, मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप चाहें तो माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, मगर उसके लिए भी आपको सिलेक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जाएँ तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसी को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कौन से एरिया से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि मॉडल्स एंड थ्योरीज बाय माजिद हुसैन की एक बुक आती है, उसमें जितने भी आपकी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं ये एक जगह कवर्ड है, तो यहाँ से पढ़ना और रिवाइज करना दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। जब आप ये चीज़ पेपर 1 के लिए कर लेते हैं तो सेम चीज़ पेपर 2 के लिए करनी होती है इंडियन पर्सपेक्टिव से। इसके लिए भी मैं कहूँगा कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQ से जो टॉपिक निकल कर आते हैं उसको आप इंडियन ज्योग्राफी के फॉर्म में पहले से फ्रेम कर सकते हैं और उस बेसिस पे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की जो पेपर 2 की ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको तैयार कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कंटेम्प्रेरी पार्ट है उसके लिए कई सारी मैगजीन्स आती हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू। इन मैगजीन्स को की बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके हम यहाँ से एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, डेटा सेट निकाल सकते हैं और अपने पर्सनलाइज्ड मैप के फॉर्म में अपना वैल्यू एडिशन मटेरियल रख सकते हैं। आपका जो पर्सनलाइज्ड वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स देन अदर, क्योंकि ये आपका यूनिक कंटेंट एग्जामिनर को के सामने प्रेजेंट होगा। तो ये तो बेसिकली थी ह्यूमन ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी। जब भी आप इधर फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक करें तो PYQs देख के उसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि ऐसा करने पर उस टॉपिक की ग्रिप आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको पता होगा कि आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम करना है। एक बार आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो जाए तो आपको कोशिश करनी है कि आप सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपने पेपर 1 में थ्योरी पढ़ी है उसको पेपर 2 में अप्लाई करें। जो एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडी आपने एक जगह के लिए प्रिपेयर करी है उसको अलग अलग जगह पे यूज़ करना। तो ये ज़्यादा नहीं करना होता। कई बार जो पर्सपेक्टिव है कई बार हम लोग ओवर कर देते हैं तो आंसर अच्छा नहीं लगता। इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही है देन यू कैन यूज़। तो ये काम आपको तब करना है जब आप एक लेवल के बाद आपने सिलेबस काफ़ी हद तक कवर कर लिया है
और आंसर्स को मोर एनरिच करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि आपको अपने आंसर्स कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करवाते रहना चाहिए अपने फैकल्टीज से, अपने फ्रेंड्स से। आपको देखना चाहिए कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं ताकि उसको टाइम रहते सुधारा जा सके। मेरे केस में सचिन अरोरा सर मेरे आंसर्स को पर्सनली इवेल्युएट करके अपना फीडबैक देते थे, जिसके कारण धीरे धीरे मैंने अपने आंसर सुधारे। पहले मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स लिखता था जो मुझे ज़्यादा मार्क्स फेच नहीं करते थे, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो कॉम्प्लिकेटेड से काफ़ी सिंपल हो गई थी। अब मैं सिंपल आंसर्स लिखता था जिसको मैं करंट अफेयर्स और मैप्स इन चीज़ों से कॉम्प्लीमेंट करता था, और इस अटेम्प्ट में उसी चीज़ ने मुझे अच्छे मार्क्स दिलाए। तो ऑप्शनल के केस में एक बार आपने स्टैटिक पोर्शन अपना कवर कर दिया, फिर आप इसको रख सकते हैं और फिर जो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स आते हैं उससे धीरे धीरे एनरिच कर सकते हैं ताकि आपका जीएस का जो सिलेबस है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, सबसे पहले जो ऑप्शनल का बल्क वाला पार्ट है उसको आपको कवर कर लेना है, उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं, ताकि जब नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स निकालें तो तुरंत नेक्स्ट 15 to 20 डेज में एक बार आप अपना ऑप्शनल रिवाइज कर सकें। इसके अलावा आप चाहें तो कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम निकाल कर रिवाइज कर सकते हैं और इसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ज्योग्राफी के केस में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में बताया कि डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में मैप, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स एंड सप्लीमेंटिंग इट विद करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरा सिलेबस होने पर इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डीकेटी के अर्लियर प्लेटफॉर्म्स पे अनुकृति मैम ने और आदित्य सर ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, जिससे मैंने काफ़ी इंसाइट्स लिए थे। इस बार मैंने अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी आपके सामने रखी है। होप यू हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू।